हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। यूएस मार्केट का अपडेट जान लेते हैं सबसे पहले। तो यूएस मार्केट जो है वो कल जब ओपन हुआ तो मार्केट ऑन अ नेगेटिव साइड ओपन हुआ। नास्डैक कंपोजिट का जो इंडेक्स है परसों, ये नास्डैक कंपोजिट 20,000 का पॉइंट्स का माइलस्टोन अचीव किया इस इंडेक्स ने। एंड उसके बाद कल जब मार्केट्स ओपन हुए तो नेगेटिव साइड पर यहाँ पे ओपन हुआ है। 0.2% का ड्रॉप हमने देखा है S&P 500 एंड नैस्डैक कंपोजिट में। सो ये दोनों भी जो मेजर इंडेक्सेस है यूएस के, इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे वो इस न्यूज़ की वजह से, बिकॉज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो ये नंबर जो है कंपनी यूएस का, वो रीडिंग 0.4% पे आई है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ 0.2%। सो जब भी यूएस में ऐसे कोई नंबर्स आते हैं तो जनरली इसे को रिलेट किया जाता है कि पॉलिसी रेट कट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अभी नेक्स्ट वीक वहाँ पे जो एमपीसी है, यूएस फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनकी मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग रेट कट्स एंड मार्केट इज एस्टिमेटिंग 25 बेसिस रेट कट इन दिस कमिंग मीटिंग। सो अगर ये नंबर्स पे की वजह से जो कमेटी है उनके डिसीजंस इम्पैक्ट हो सकते हैं एंड दैट इज़ वाई ये मार्केट ने ये नंबर की ये जो नई रीडिंग है इसे नेगेटिवली लिया है। रेट कट्स की बात कर रहे थे तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, इन्होंने ईसीबी ने भी 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट लिया है। सो ईसीबी का जो अभी पॉलिसी रेट्स है दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 3.25% टू 3% नाउ। सो अगेन यहाँ पे जो स्लगिशनेस है इकोनॉमी में, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है एंड डिमांड ग्रोथ को पुश करने के लिए यहाँ पे ईसीबी कंटिन्यूसली रेट कट्स के तरफ मुड़ चुका है। एंड यहाँ पे ईसीबी ने एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी है सामने कि आगे जाके और भी रेट कट हो सकते हैं। सो ईसीबी का अगर हम पहले स्टांस देखें तो वो मान रहे थे कि दे आर सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टिव एज कोटेड बाय देम, बट अभी उन्होंने कहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ न्यूट्रल मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस। सो यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट्स रहेगी उस हिसाब से वो अपना स्टैंड को चेंज करेंगे। इसी भी इसके साथ साथ आगे और भी रेट कट कर सकता है, ये एक और एस्टीमेट मार्केट में आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो हमारे यूनियन कैबिनेट से आ रही है, जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो चुका है। सो वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या है, तो बेसिकली इंडिया में अभी इलेक्शंस जो है, सेंट्रल इलेक्शंस एंड स्टेट इलेक्शंस अलग अलग समय पर हो रहे हैं। तो इसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारे इलेक्शंस यानी कि सेंट्रल एज वेल एज ऑल स्टेट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम, इसी के लिए ये एक बिल रखा गया था एंड ये यूनियन कैबिनेट में पास हो चुका है। सो इसके इफ़ेक्ट में जो ट्रांजिशनरी फेज़ रहेगा तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि कुछ स्टेट्स में जो नॉर्मल टेन्योर है गवर्नमेंट का, 5 इयर्स का जो टेन्योर है उसे कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन हुआ था वो मई मंथ में हुआ था। एंड अगर हम महाराष्ट्र एज एन एग्जांपल देखें, जो रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, तो महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए हैं वो कुछ समय बाद हुए हैं। तो रादर देन कंप्लीटिंग 5 इयर्स, महाराष्ट्र के इलेक्शंस अगले सेंट्रल इलेक्शंस के साथ ही कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि करंट टेन्योर जो है करंट स्टैंडिंग गवर्नमेंट का, उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा इन दिस ट्रांजिशनरी फेज। और इसके बाद से आगे जाके हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि सारे स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस एक साथ किए जाएंगे। नवंबर रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है इंडिया का। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है यहाँ पे। रिटेल इन्फ्लेशन जो है नवंबर में 5.48% का रहा था, जो कि अक्टूबर मंथ से काफ़ी ईज आउट होता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर मंथ में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% पे था। लेकिन अगर हम
ये जो टारगेट इन्फ्लेशन है हमारी सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, तो वो मीडियम टर्म में 4% का टारगेट यहाँ पे सेंट्रल बैंक रखती है। तो अभी भी 4% से ये कहीं ज़्यादा ऊपर है हमारे नंबर्स। एंड इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर हम देखें तो फूड इन्फ्लेशन है। तो जो रोज़मर्रा में हम ये इन्फ्लेशन महसूस भी कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन नवंबर मंथ में 9.04% पे था। वहीं ये नंबर एज कम्पेयर टू अक्टूबर 10.87% पे था। सो रूरल फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो वो स्लाइटली हायर था 9.1% पे। वहीं अर्बन फूड इन्फ्लेशन वाज एट 8.74%। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो ऑन अ हायर साइड है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है, बिकॉज दिस कैन डिले द रेट कट साइकिल्स इन इंडिया, बिकॉज अभी तक इंडिया में रेट कट्स नहीं हुए हैं, एंड विच कुड बी अ बिग स्टिमुलेटर फॉर द मार्केट्स एंड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो Q2 में स्पेशली स्लगिश ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसके रिवाइवल के लिए रेट कट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आरबीआई के जो हमारे लास्ट गवर्नर थे मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने हमेशा से यही कहा था कि इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना उनकी हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही थी। एंड अभी हम देखने की बात रहेगी कि आगे आके जो नेक्स्ट बोर्ड है यहाँ पे हमारा रिजर्व बैंक का, तो वो कैसे फंक्शन करता है एंड व्हाट स्टांस डू दे टेक। सो नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग। सो हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा रैली आई है कुछ समय में। काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट की बातें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तौर पे हो रही थे। तो एज अ सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न जो हुआ करता था, स्पेशली एट द एंड ऑफ FY18 की अगर हम बात करें, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो GNPAs थे वो ऑलमोस्ट 15% पे हुआ करते थे। वो अभी सितंबर 2024 में 3.12% पे आ चुके हैं। सो बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। कम कम डिफॉल्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रही है, एंड दैट इज़ वाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो सितंबर 2024 में 15.43% पे आ चुका है, एज कम्पेयर टू 11.45% इन मार्च 2015। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY24 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टोटल 1.41 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया था। एंड वहीं हम फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 की बात करें तो ऑलरेडी 0.86 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर बैंक एज एन इंडस्ट्री ने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। सो एक काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड दिख रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ये डेटा ऐसा लॉन्ग टर्म का डेटा जो है वो सजेस्ट कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे आते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ दो कंपनी के लिए है। ये न्यूज़ जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने 20,000 करोड़ के दो डिफेंस प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी है। सो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी के दो अप्रूवल्स आए हैं। फर्स्ट अप्रूवल इज टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये जो कंपनी है, इन्हें 12 फाइटर जेट्स का ऑर्डर मिला है इंडियन एयरफोर्स के लिए। एंड ये जो ऑर्डर रहेगा इसकी कुल वैल्यू है अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस की। इसके साथ साथ L&T को भी एक प्रोजेक्ट मिला है। तो वो L&T के लिए 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स का एक ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। सो ऑलरेडी 100 K9 हॉविट्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है हमारी आर्मी में, एंड अगेन एक और रिपीट ऑर्डर यहाँ पे L&T को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग सोना BLW, या जिसे सोना कॉमस्टार भी कहा जाता है। सो सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट ने कहा है कि दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, इन तीन बड़े मार्केट्स में ये अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। कंपनी का प्राइमरी जो मार्केट्स है दैट इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। सो वेस्टर्न रीजन में कंपनी का मेजर प्रेजेंस है जहाँ से 66% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग। इंडिया का अगर रेवेन्यू देखें तो 28% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, एंड एक छोटा पोर्शन है जो ईस्टर्न साइड से आ रहा है, यानी कि चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया।
अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कार प्रोडक्शन इज बीइंग हेल्ड इन दिस ईस्टर्न रीजन। फिर भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यहाँ से काफ़ी कम है। सोना BLW ये कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो हर टाइप के व्हीकल्स के लिए अपने स्पेयर पार्ट्स बनाती है, एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड एज वेल एज आइस व्हीकल्स। सो कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 5 years में दे आर टारगेटिंग 50% रेवेन्यू फ्रॉम दिस ईस्टर्न मार्केट। सो कंपनी कह रही है कि मार्केट शेयर ग्रोथ से उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद मीट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे आर अ वेल पोजिशन्ड प्लेयर इन द एरियाज दैट दे फंक्शन इन। काफ़ी जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रही है वो मार्केट शेयर गेन के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा रही है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ये कंपनी के काफ़ी रोबस्ट है। एंड अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो कह रहे हैं कि हम अभी नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं। करेंटली अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास अराउंड $2.7 billion की ऑर्डर बुक है। एंड 80% ऑफ दिस ऑर्डर बुक इज इंटरेस्टिंगली कमिंग फ्रॉम ईवी कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स की ऑर्डर बुक यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सो सोना कॉमस्टार ने अभी रिसेंटली एस्कॉर्ट्स कुबोटा से अपना उनका रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन भी खरीदा था। सो दिस कंपनी इज ट्रूली लुकिंग फॉर एग्रेसिव ग्रोथ एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग टू एक्सपांड देयर मार्केट होराइजन्स। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जेके टायर। सो जेके टायर को एक जर्मन एंटिटी से 30 million euros की फंडिंग मिली है। सो जर्मनी की DEG ये जो कंपनी है उन्होंने 30 million euros दिए हैं जेके टायर की मध्य प्रदेश में आने वाली पैसेंजर कार रेडियल टायर फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। सो ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है जेके टायर का वो अराउंड 114 million euros का प्रोजेक्ट रहेगा। उसमें से 30 मिलियन का फंडिंग ये कंपनी ने ऑलरेडी सोर्स कर लिया है। एंड दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर प्रेजेंस इन द PCR सेगमेंट, जो पैसेंजर कार रेडियल का सेगमेंट है उसमें वो और अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस वजह से न्यू फैसिलिटी वो यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं इन मध्य प्रदेश। जोमेटो के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। जो GST डिपार्टमेंट है थाने का, उन्होंने 800 करोड़ का GST डिमांड ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को इशू किया है। सो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का GST एंड उसके साथ वो जो इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट है उसको मिला के 800 करोड़ का डिमांड यहाँ पे कंपनी को मिला है। सो डिपार्टमेंट का कहना है कि कंपनी ने डिलीवरी चार्जेस पे GST प्रॉपरली पे नहीं किया है एंड इस वजह से उन्हें ये डिमांड आई है। अगर मटेरियलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से शायद 800 करोड़ छोटी अमाउंट होगी, लेकिन अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो 800 करोड़ एक बड़ी अमाउंट हो सकती है। सो कंपनी ने कहा है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट एंड दे विल बी सर्टेनली गोइंग फॉर एन अपील। एंड यहाँ पे वो लीगल तरीके से जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करेंगे एंड इस डिमांड को खारिज करने की कोशिश करेंगे। जोमेटो की बात कर रहे हैं तो एक और न्यूज़ है यहाँ पे। जोमेटो ने एक और नया ऐप लॉन्च किया है। सो जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट ने के अंडर एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, ब्लिंकिट्स बिस्ट्रो। सो रिसेंटली हमने देखा था कि जेप्टो कैफ़े नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया था जेप्टो ने, जो कि एक और बड़ा क्विक कॉमर्स प्लेयर है। सो ये जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है ये लोग अभी कैफ़े इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। 10 मिनट फूड डिलीवरी का एक मॉडल यहाँ पे रखा गया है। बेसिकली कुछ आइटम्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं उनकी 10 मिनट्स डिलीवरी, फॉर एग्जांपल चाय है, कॉफ़ी है, सैंडविचेस है, समोसा एंड कुछ ऐसे ही और बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्रीज वगैरह, इन सभी के लिए कंपनी जो है अपना नया ऐप लॉन्च कर रही है एंड दे आर टारगेटिंग 10 मिनट फूड डिलीवरी। सो लिमिटेड क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे यहाँ पे, लेकिन इस सेगमेंट में तीनों ही बड़े क्विक कॉमर्स प्लेयर्स अभी अवेलेबल है। सो स्विगी का बोल्ट यहाँ पे ऑपरेशनल है इस सेगमेंट में। जेप्टो ने लास्ट वीक जेप्टो कैफे का नाम से एक अलग ऐप लॉन्च किया है एंड अभी ब्लिंकिट बिस्ट्रो नाम से ये एक नया ऐप लॉन्च कर रहा है। अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो स्विगी के जो CEO
है श्रीहर्ष मजेठी जी एंड जोमेटो के जो सीईओ है मिस्टर दीपेंद्र गोयल जी। सो ये दोनों ही जो एपेक्स पर्सन है उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में रिसेंटली कहा है कि 10 मिनट फूड डिलीवरी एक नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए। क्विक कॉमर्स वाली जो इंडस्ट्री है उनके लिए ये एक बड़ा एवेन्यू हो सकता है। ऑल्दो अभी तक के कुछ नंबर्स यहाँ पे सामने नहीं आए हैं, बट ऑल द मैनेजमेंट्स हैव बीन बुलिश ऑन दिस न्यू वेंचर दैट दे आर डूइंग। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने अपना फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कमेंस किया है ऑपरेशंस। सो ये जो प्लांट है गतमपुर थर्मल पावर प्लांट, ये 2 गीगावाट्स की कैपेसिटी का प्लांट होगा, यानी कि एक बहुत बड़ा प्लांट है जिस जो मल्टीपल फेजेस में ऑपरेशनल होने वाला है। जिसका फर्स्ट फेज जो 660 मेगावाट्स की कैपेसिटी का है उसका जो कमेंसमेंट है वो कल एनएलसी ने कर दिया है। इसी के साथ कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 6 गीगावाट से बढ़ के 6.7 गीगावाट्स पर आ चुकी है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज और रशिया के रॉसनेफ्ट, ये दोनों कंपनी ने एक 10 ईयर ऑयल सप्लाई डील साइन की है। तो ये जो डील रहेगी इसकी वैल्यू अगर हम एनुअल टर्म्स में देखें तो लगभग $13 बिलियन की रहेगी, जिसमें रॉसनेफ्ट जो है वो रशिया के जामनगर प्लांट में डेली 5 लाख बैरल्स पर डे का क्रूड सप्लाई करेगी। सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से जब यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल पे बैन्स लगाया है तो तब से रशियन ऑयल का मेजर डेस्टिनेशन रहा है इंडिया। एंड इंडिया के लिए भी ये एक चीपर ऑयल सोर्स बन चुका है रशिया। एंड इसी के साथ रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है उनके लिए एक बहुत बड़ी सप्लाई डील यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट करी है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।